हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगातार लगे होंगे क्योंकि अब से मात्र 20-25 दिन और रह गए। ठीक है, तो ऐसे में मैं मनीष सिंह उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। इसके पहले मैंने एसएसटी की आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, इतिहास का एक करवा दिया है, ईवीएस का भी एक करवा दिया है। इसी में एसएसटी के अगले क्रम में चूंकि हमने 500 क्वेश्चन कराना है, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने कर लिया है। ठीक, हमें करना कुल कितना है, 500 यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट कुल टोटल करने हैं। इसी में चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन से सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और क्या पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, आपके प्रैक्टिस का 101वां सवाल जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाना है। यानी कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है, ये हमें ठीक क्रम से क्या करना है, लगाना है। तो कह रहा है भारतीय लोगों को संपन्न, या संपन्न शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए यहां शब्द होना चाहिए संप्रभु। कौन से शब्द की बात की जाए, संप्रभु शब्द की क्या की जाए, बात किया जाए। याद रखिएगा कौन सा शब्द है यहां पर, संप्रभु होना चाहिए। ठीक, यह चेतना जागृत हुई कब से, तो यह चेतना जागृत हुई थी 1857 की क्रांति के बाद से। कब से, 1857 की क्रांति से ही ये चेतना जागृत होती है कि भारतीय लोगों को क्या होना चाहिए, ठीक है, तो संप्रभु होना चाहिए। यह चेतना क्या हुई थी, जागृत हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि इल्बर्ट बिल को वापस लेना। तो इल्बर्ट बिल वापस लिया गया था कब, 1883 में। जैसा कि आप जानते हैं तत्कालीन ठीक गवर्नर जनरल जिनका नाम लॉर्ड रिपन था, जो ये व्यवहार लेकर आना चाहते थे कि भारतीय जज भी अंग्रेजी लोगों को सजा सुना सके, इसके लिए लाया था क्या, इल्बर्ट बिल। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि रिपन को यहां से जाना पड़ा और यह विवाद 1883 में वापस हो गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। आप जान ही रहे हैं, दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, कहां पर, ठीक है, मुंबई में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित होना ये कब हुआ था, ठीक, तो 1878 में। याद रखिए इसके समय, ठीक है, ये किसका समय है, रिपन का समय है। ठीक है, ये किसका समय है, डफरिन का समय है। और ये जो है हम बात कर रहे हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो ये समय है किसका, तो लिटन का समय है। किसका समय, लॉर्ड लिटन का समय। ठीक, तो अब कह रहा है कि इन्हें क्रम से लगाना है, 1 2 3 4 की अपेक्षा में आपको देख लेना है कि कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है, ये आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है। ठीक है, तो देखा जाए ठीक कि कौन सा चीज पहले हुआ है, तो आपको दिख ही रहा है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, फिर जो है ठीक है बी होना चाहिए, और सबसे लास्ट में जो है क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। कोई ऑप्शन ए डी बी सी, एक ही ऑप्शन मैच किया, ए डी बी सी, क्या जवाब हो गया, सी वाला ऑप्शन। कौन सा जवाब, सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है। आगे बढ़ा जाए, निम्न संसाधनों पर विचार करिए, निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय, नवीकरणीय का वो है जो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। ठीक, कैसे होंगे, असीमित अर्थात समाप्त नहीं होंगे, दोबारा प्रयोग में आ सकते हैं। ठीक है, इन्हें नवीकरणीय, अनवीकरणीय कौन होते हैं, जिनकी मात्रा क्या है, सीमित। तो आप देखिए अभ्रक समाप्त हो सकता है कि नहीं, तो ये तो समाप्त हो ही सकता है, तो नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, वन कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी वन किसमें है, इनका पुनर्चक्रण हो सकता है, तो ये किसमें आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं नवीकरणीय में। प्राकृतिक गैस समाप्त हो सकती है, मृदा समाप्त नहीं, जल समाप्त नहीं। क्या बच गया, बी डी ई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन दिख गया, बी डी ई। ये कैसे संसाधन है, नवीकरणीय, जबकि प्राकृतिक गैस, अभ्रक या कोई भी खनिज या कोयला या पेट्रोलियम उत्पाद ये किसमें आते हैं, अनवीकरणीय यानी गैर नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। नवीकरणीय संसाधन प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन प्रदूषण भी फैलाते हैं। क्या जवाब हो गया है, ए डी ई। ठीक है, बी डी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मृदा के विरचन या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो याद रखिए मृदा के जो गठन की शुरुआत होती है वो किसके रूप में होती है, मूल चट्टान के रूप में। और मूल चट्टान के रूप में जब बनने लगते हैं तब इन पर आर्द्रता, ठीक है, किसका, आर्द्रता, दाब, ताप आदि जलवायु क्रियाओं का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाएंगे, मूल चट्टान और कौन सा, जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, मृदा के संरचना में यानी कि गठन में क्या करते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ए और सी वाला ऑप्शन।
कौन सा हो जाए, ए और सी वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, निम्न में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषम है, कह रहा है। तो याद रखेंगे भारत में पहला इस्पात संयंत्र की जब बात करते हैं तो पहला इस्पात संयंत्र खुला था कहां पे, कुल्टी, आजादी से पहले की बात हो रही है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। और निजी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कौन सा, टाटा का जमशेदपुर में। कहां पर, जमशेदपुर में, कब, 1907 में। लेकिन यहां पूछा है कि भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषम कौन है, तो विजयनगर में भी इस्पात संयंत्र है, विशाखापत्तनम में भी है, सलेम में भी है, अलीगढ़ जो कि ताला के लिए प्रसिद्ध है लेकिन यहां पर कोई इस्पात संयंत्र नहीं है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन, अलीगढ़, जहां पे एएमयू की क्या हुई है स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्या हुई, यहां पे स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ठीक, क्या जवाब लगा दिया जाए, आप खुद ही बता दीजिए, आसान सा दिख रहा है मुझे। सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। ठीक है, आसान सा है तो अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो क्या जवाब होना चाहिए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तालाब और पोखरों से नहीं, किससे है, रेशम से है। ठीक है, पिसीकल्चर का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से है, किससे है, मत्स्य पालन से है। यानी कथन ए भी गलत है, कथन बी भी गलत है। तो कौन सा जवाब हो जाए, ठीक है, आप बताओ कौन सा जवाब हो जाएगा, दोनों ए और बी क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखेंगे अलग अलग कल्चर की बात। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे हो गया, सेरीकल्चर किससे हो जाए, रेशम से हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपने कहा कि पीसी कल्चर, सर हमने अभी पढ़ लिया, किससे हो गया, मत्स्य से हो गया, यानी मछली पालन से हो गया। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है विटी कल्चर की अगर बात किया जाए तो विटी कल्चर का संबंध किससे हो जाए, अंगूर से हो जाए, अंगूर उत्पादन से। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, एपी कल्चर की अगर बात कर दिया जाए, ठीक, किसकी, एपी कल्चर की, तो एपी कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से हो जाए, किससे हो जाए, मधुमक्खी पालन से हो जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें ओलिव कल्चर, ओलिव, तो ओलिव आयल नाम सुना होगा आपने, ओलिव कल्चर की अगर बात किया जाए तो ये किससे हो जाए, जैतून से हो जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है, ठीक, ओलिगो कल्चर, ओलिगी, ओलिव हो गया और एक कौन सा, ओलिगी कल्चर जो है, ठीक, इसका संबंध किससे हो जाए, तो सब्जी से हो जाए। ठीक, वर्मी कल्चर केचुआ से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, फ्लोरिकल्चर फूल से, आर्बरिकल्चर झाड़ियों से। ठीक है, इस प्रकार जो है हम अलग अलग विशिष्ट कृषि के बारे में जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पानी में होने वाली खेती, एरोपोनिक्स हवा में होने वाली खेती से क्या हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में 5 छल्ले, तो कितने छल्ले बने रहते हैं, तो आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कितने छल्ले बने रहते हैं, 5 छल्ले जो है ओलंपिक में बने रहते हैं। ये 5 छल्ले 5 रंग की भी बात करते हैं, ये भी ध्यान दें। ठीक है, जिसमें नीला रंग जो है वो उसका संबंध किससे होता है, तो यूरोप से होता है, किससे हो जाए, यूरोप से हो जाए। ठीक, लाल रंग का जो छल्ला होता है वो किस महाद्वीप को बताता है, तो अमेरिका महाद्वीप, रेड इंडियन से जुड़ता है तो अमेरिका महाद्वीप। काला की अगर बात करें तो काला महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पीला कहा जाए तो पीला का संबंध किससे है, तो एशिया महाद्वीप से है। कौन से महाद्वीप से है, एशिया महाद्वीप। मंगोलाइड लोग जो है कैसे होते हैं, पीले वर्ण के होते हैं। ठीक है, तो पीला का संबंध एशिया से। कौन सा बच गया, हरा जो है, ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, ओसेनिया से होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से होता है। ठीक है, तो ये 5 छल्ले किसको दिखाते हैं, 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं। अब आप खुद ही लगा सकते हैं क्या जवाब लगा दिया जाए, तो विश्व के 5 सबसे शक्तिशाली देशों का प्रतीक है, विश्व शांति का प्रतीक है, विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्रित होने का क्या है, प्रतीक है। तो आप खुद ही बता दीजिए क्या जवाब लगाया जाए, क्योंकि 5 महाद्वीप है। ठीक है, 5 प्रमुख महाद्वीपों की जब चर्चा की जा रही है, ठीक, तो यह बताता है कि 5 छल्ले ये पूरी दुनिया से, यानी कि अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों आ जाते हैं। तो विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का क्या है, ये प्रतीक है, ये क्या, ओलंपिक खेल।
अगला ओलंपिक खेल जो भी होना है वो कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे, यानी 2028 का, ये भी जानिएगा कि 2028 का ओलंपिक अमेरिका के कौन से शहर में, लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 के लिए दावेदारी पेश कर रहा है क्या, भारत, कि 2036 का ओलंपिक का मेजबानी किसको मिल जाए, भारत को मिल जाए। ठीक है, चलिए। सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील हैं। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ। विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक समयों पे, ठीक है, इस सहारा क्षेत्र में, ठीक है, क्या नदियां भी बहा करती थी। इससे स्पष्ट होता है, ठीक, कि वहां जलवायु परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो नदियां सूख गईं और क्षेत्र कैसा बन गया, बारिश विहीन बन गया और मरुस्थल बन गया। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में, कौन से अफ्रीका का हिस्सा है, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और यह मरुस्थल में गुफा चित्रों में नदी और विभिन्न प्रकार के जानवर का मतलब है कि यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ था, जलवायु परिवर्तन। कौन से क्षेत्र में, सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उनके घनत्व को प्रभावित करती है। ठीक है, आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा जवाब क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि घास स्थल किसको कहते हैं, इतनी ज्यादा वर्षा भी ना हो कि घास वृक्ष बड़े वृक्ष बन जाए, और इतनी कम भी ना हो कि उग ही ना पाए। ठीक है, ऐसे स्थलों को घास स्थल कहते हैं। यानी कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास किसमें आएंगे, घास स्थल। यानी पहला कथन तो सही है। और इसकी मात्रा किससे निर्धारित हो रहा है, वर्षा से। और वर्षा मतलब आर्द्रता की मात्रा। यानी ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। घास स्थल की बात करते हैं तो आप जानते हो कि कंपास नामक घास स्थल कहां पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। कहां पर, ब्राजील में पड़ता है। वहीं पंपास नामक घास स्थल, ठीक है, पंपास नामक घास स्थल दक्षिण अमेरिका के नीचे वाला देश जिसका नाम है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, प्रेयरी जो कि आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, ये पड़ता है कहां पर, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वहीं पर जब स्टेपी की बात की जाती है, एक कौन सा, स्टेपी की, तो यह जो है यूरेशियाई क्षेत्रों में, विशेषतः यूक्रेन से लगे हुए क्षेत्रों में। ठीक है, वहीं सवाना की बात किया जाए तो सवाना कहां पर, संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप में इसकी चर्चा हो जाए, यानी कि, ठीक। और वहीं जब वेल्ड की बात करेंगे तो वेल्ड जो घास का मैदान है, ये अफ्रीका के कौन से देश में, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाएंगे। वहीं डाउन्स की बात करेंगे तो डाउन्स जो है कहां पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्या हो गए, प्रमुख घास के मैदान भी हो गए। ठीक है, तो 8वें नंबर का सवाल का क्या हो जाए कि दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें हैं, ठीक है, पूर्वी पवनें और मानसूनी पवनें, लू और मानसूनी, समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी पवनें जो है अस्थायी पवन। तो जब हम पवन की बात करते हैं तो पवन क्या है, ठीक है, हवा का यानी वायु का एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से बहाव क्या कहलाता है, पवन। और पवनों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, पहला वो पवन जिसे हम कहते हैं क्या, प्रचलित पवन। दूसरा जो समय के अनुसार बदल जाए उसे कहते हैं क्या, सामयिक पवन। ठीक है, और तीसरा जो स्थान विशेष पे बहे उसे क्या कहते हैं, अस्थानीय पवन। क्या कहा जाता है, अस्थानीय पवन। इसमें से व्यापारिक या प्रचलित पवनों की जब बात करते हैं तो प्रचलित पवन वो हैं जो साल भर एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से बहती, इसीलिए इनको अस्थाई पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थाई पवन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या, यानी इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो एक होती है कौन सी पवनें, पूर्वी पवनें यानी पूर्वा पवनें। ठीक, कौन सी पवनें, पूर्वा पवनें। ठीक है, पूर्वा पवनों को ही हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, और ट्रैक विंड यानी सनमार्गिक भी कहते हैं। दूसरा कौन सी हो जाती हैं, पछुआ पवनें।
और तीसरा होती हैं ध्रुवीय पवनें। ये किस में आती हैं? तो अस्थाई में आती हैं। ठीक है, सामयिक पवनों में किसको रखा जाता है? तो एक मानसूनी पवनें, क्योंकि मौसम के अनुसार बदल जाती हैं। इसके अतिरिक्त कौन सा समीर? सागर समीर। और जहां सागर समीर वहां कौन सा समीर? अस्थल समीर। और इसके अतिरिक्त दो और भी, पर्वत समीर और घाटी समीर भी होते हैं। अब आप खुद ही बता लीजिए, अस्थाई पवन का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? तो व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अस्थाई पवनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई पवनें कहा जाता है। ठीक है, चलिए जरा अगला देख लिया जाए। अगला, ठीक है, तो इस अगला सवाल देखते हैं। पवनों के बारे में निम्न दिए गए निम्न दो कथनों पर ध्यान दीजिए। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। बिल्कुल है, ये जीवन का नियम भी है। हर चीज हाई प्रेशर से किधर जाती है? लो प्रेशर के लिए। अमीरी से कहां? गरीबी के लिए। लोग पैसा, अमीरी लोग तो बांटते हैं, यानी पवन किधर से जाती है? हाई प्रेशर से किधर? लो प्रेशर की ओर जाती है। और पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में, क्योंकि अक्ष पे घूमने से ही, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कोरियोलिस बल, और वो दिशा निर्धारण करता है। यानी दोनों कथन सही है, लेकिन इसका उच्च दाब से कोई लेना देना नहीं है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, परंतु ये एक दूसरे के कारक नहीं, यानी एक दूसरे के व्याख्या नहीं करेंगे। तो कौन सा दिख रहा है? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन दोनों सही है। और यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं, यानी बी ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हम देख भी चुके हैं, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? विशेष रूप से 5 प्रकार के। कौन कौन से वन? ठीक, तो जैसा कि जानते हैं कि एक सदाबहार वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जो कि 2 प्रकार के हो जाते हैं, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। इसके अतिरिक्त जो है कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक, कटीली झाड़ियां व वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाता है तो कौन से वन मिल जाएं? पर्वतीय वन मिल जाएं, और जो है ज्वारीय यानी कि डेल्टाई मिल जाते हैं, जिनमें ठीक मैंग्रोव वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो आप देख ही रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, ये तो सही है। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पतियों में केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है? नहीं, वर्षा एक कारक हो सकता है, परंतु ये केवल वाला, जहां एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी केवल शब्द लिखे वो गलत है मान लेना है। ठीक है, याद क्या रखना है कि जब भी केवल दिखेगा वो क्या होगा? गलती होगा, क्योंकि सिर्फ वर्षा नहीं, ऊंचाई हो गया, ढलान हो गया, अन्य मृदा की प्रकार हो गया, ये सब कारकों पर निर्भर करता है। यानी केवल ए सही है। ठीक, केवल ए सही है, बी क्या है? गलत है। अगला सवाल क्या कह रहा है? लॉएस के संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है? कौन सा पर्वत कह रहा है? प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रिंस चार्ल्स समझ के यूरोप नहीं लगा देना, और यूरोप ऑप्शन में है भी नहीं। तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत किस महाद्वीप में पड़ता है? अंटार्कटिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। कौन सा पर्वत? ठीक है, तो कौन सा पर्वत याद रखेंगे? प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पे? अंटार्कटिका में। कौन सा कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? समय, प्रौद्योगिकी, जरूरत। ठीक है, तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि कोई भी संसाधन की बात करी जाए, ठीक है, उसकी जरूरत, उसका कितने टाइम में बाद क्या आवश्यकता पड़ रही है, और टेक्नोलॉजी उसे किसमें बदल देती है? रिसोर्सेस में बदल देती है। तो समय भी, प्रौद्योगिकी भी और जरूरत भी। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? विश्व के किसमें? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, यही पूछ रहा है। कौन सी रोपड़ कृषि? ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि कौन सा इसमें क्या है? सही है। ठीक, तो हम जानते हैं कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और जहां पे चाय के बागान, कौन सी विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में चाय के बागान लगाए जाते हैं, जो कि रोपड़ कृषि का एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, रोपड़ कृषि जो है कहां पर? भारत में। किसकी खेती की बात? चाय की खेती। किसकी खेती? चाय की खेती जो है। ठीक, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो कम होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु कठोर होती तो कृषि योग्य भूमि की क्या होती है, कमी होती है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे यहाँ भी, ठीक है, जहां पर बिहार जो कि एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जनघनत्व 1106 व्यक्ति का है। यानी कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106। और वहीं पर जो हमारा एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अरुणाचल, यहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अंदाजा खुद ही लगा लीजिए कि जनसंख्या घनत्व तो कम होगा। और कारण क्या है कि जलवायु का कठोर होना, यानी कि बर्फबारी जैसा क्षेत्र, और कृषि योग्य भूमि की कमी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग किससे ढका है, पर्वतों से ढका है, तो कृषि योग्य भूमि की क्या है, कमी पाई जाती, वन भी ज्यादा है। ठीक, तो क्या कह रहा है, ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। नदियां अपने साथ लाए गए पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। ठीक है, घाटियों में क्या कर देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि मैदान किससे बनते हैं, ठीक है, तो नदियों से बनते हैं। ठीक है, और नदियां अपने साथ क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं, पत्थर, बालू या सिल्ट, उसको, यानी कि कह रहे हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। ध्यान से देखेंगे जरा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। अपने आप ही जो है इसको दिमाग में रखना है, कौन सा सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है, कौन सा सही है इसमें। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में, यानी कि ये तो गलत ही है, ये भी गलत है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील स्तर पे क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि जिला अदालत से कोई निर्णय आया तो आप उसके खिलाफ अपील कहां करोगे, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय से निर्णय आया तो उसके खिलाफ अपील कहां करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में। तो कौन सा कथन क्या है, यानी ये पदानुक्रमित व्यवस्था में है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या है, डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर किया था। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, न्यायालय में याचिका। ठीक है, किसने दायर किया था, तो हाकिम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने। तो क्या हासिल करने के लिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसका कारण बनती हैं, किसका, विकास का नहीं, सशक्तिकरण का नहीं, विविधीकरण का नहीं। यानी समाज को किस पे लाती हैं, हाशिया पर लाती हैं, यानी इसका नुकसान पहुंचाती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं कभी भी अच्छी नहीं होती, वो समाज को क्या करती हैं, हाशिए पर ले आती हैं, यानी उसका नुकसान करवाती हैं। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करा तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। यह कहलाता है विवादों का निपटारा नहीं, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं। यहाँ सही जवाब क्या है, न्यायिक समीक्षा, जो हमने किस देश की अवधारणा से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह अवधारणा लिया है कि न्यायालय के द्वारा ठीक अपने भी निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है और साथ ही साथ संविधान, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की भी समीक्षा की जा सकती है। बी वाला ऑप्शन। जानते हैं आप कि भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का क्या है, वर्णन है, जहां सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है, जिसमें वह संसद द्वारा बनाए गए ठीक निर्णयों को, यानी कि किसी कानून को रद्द कर सकती है, और ऐसा कई बार कर भी चुकी है। कुछ संशोधनों, जैसे कि हम जानते हैं एक संशोधन एनजेएसी से जुड़ा हुआ था, 99वां संविधान संशोधन, उसी न्यायपालिका ने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, कौन सा विकलांगता अधिनियम 2016 के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखना है, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, ये तो सही है। ठीक, केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों होती उच्च शिक्षा संस्थानों में
10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक, केवल केंद्र सरकार के ऑफिस तथा संस्थानों को पहुंच योग्य बनाना और उनपे रैंप ढाल बनाने चाहिए। ठीक है, किस केवल क्या कह रहा है कि ठीक, केंद्र सरकार के ऑफिस तथा संस्थानों को पहुंच योग्य बनाना, चूंकि अधिनियम केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से ये भी क्या है, सही है। तो कौन सा, ठीक, सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, याद रखेंगे ये वाला कथन क्या है, सही नहीं है। किसके संदर्भ में, तो 2016 में है। ठीक है, क्योंकि यह याद रखना है कि सभी से, विशेष स्कूल नहीं, ठीक है, सभी विद्यालय यानी सभी स्कूलों में उनके शिक्षा को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, तो हम जानते हैं कि दिसंबर 1984 में एक विशेष बड़ी त्रासदी हुई जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, जिसमें ठीक सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हो गई और एक बड़ी घटना हो गई। पूछ रहा कौन से, तो ये आप जानते हैं कि एक गैस जिसको हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी वजह से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, तो जो कि एक कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी, याद रखिएगा, यूनियन कार्बाइड। और यूनियन कार्बाइड से किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, याद रखिएगा। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, जिसके कारण जो है, ठीक है, यानी कि एक बड़ी त्रासदी हो गई, भोपाल गैस त्रासदी। तो कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का क्या हुआ, रिसाव। तो प्लांट का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, जहरीली गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन से मौलिक अधिकार का विस्तार है, स्वतंत्रता का, जीवन का, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, या धार्मिक स्वतंत्रता का। ठीक है, आसान सा सवाल है तो फटाक से उत्तर दे दीजिए, क्या जवाब लगा दिया जाए। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में जो है, अनुच्छेद 21 अधिकार देता है आपको, कौन सा अधिकार, ठीक है, तो जीवन का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का, यानी कि प्राण एवं, कौन से अधिकार की बात किया जाए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, दैहिक स्वतंत्रता की बात, जिसमें आपको कई सारे अधिकार मिलते हैं, जिसमें भोजन का भी अधिकार है, पोषण का भी अधिकार है, उसी में है शामिल क्या, जीवन का अधिकार। तो जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए, पोषण की कमी के लिए, ठीक है, 1995 में शुरू हुआ कौन सा कार्यक्रम, 1995 में शुरू हुआ मिड डे मिल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, मिड डे मिल, जिसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। ठीक है, मिड डे मिल कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो कौन से अधिकार से, जीवन का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। ठीक है, चलिए, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। क्योंकि हम जानते हैं भारत में न्यायपालिका पर इतना बोझ है कि आसानी से न्याय मिल नहीं पाता और ये बहुत लंबी प्रक्रिया। फिल्मों का डायलॉग भी सुना होगा, जैसे सन्नी देओल बोल रहा होता है, ये क्या मिल रहा है जज साहब, तारीख पे तारीख। ये भारतीय न्यायपालिका की एक विडंबना है। ठीक है, कि यहाँ पर न्याय न्याय मिलने में बहुत देरी, और जब किसी को देर से न्याय मिलता है तो समझिए उसे न्याय नहीं मिल रहा है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ठीक, तो किसकी बात करता है, ठीक है, नौकरशाही में लाल फीताशाही, न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। ठीक है, तब आपको बताना है क्या, आप खुद ही समझ सकते हैं कि देरी वाली बात किसकी, सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, यानी बहुत देरी हो जाना, जिसके न्याय मिला तो कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले। जैसे हाल ही में अभी पेपर में आया कि 1987 में एक व्यक्ति को, ठीक, भ्रष्टाचार के यानी कि अपराध में एक टीटी को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वो जिंदगी भर लड़ते रहे, सस्पेंड हो गए, ठीक, नौकरी से निकाल दिया गया, मुकदमा लड़ते रहे। 2019 के लॉकडाउन में, कोरोना लॉकडाउन में उनका देहांत हो गया। 2025 में उन्हें जाके न्याय मिला। अब बताइए ऐसी न्याय का क्या मतलब है।
यह न्याय व्यवस्था के लिए एक सोचने का समय है कि आप जो है इस व्यवस्था पर, सरकारों को भी सोचने का समय है कि न्यायपालिका पर जो दबाव है उसे कम किया जाए, जजों की और ज्यादा नियुक्ति किया जाए, जिससे आसानी से व्यवस्था कार्य कर सके। नेक्स्ट, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सुनिश्चित करता है, ठीक है, वनवासी को और अनुसूचित जनजाति को, किसकी, वनवासी और किसको, अनुसूचित जनजाति। तो आप जानते हैं इसका नाम ही है वनवासी वन अधिकार अधिनियम, या अनुसूचित जाति को अधिकार देता है कि 25 वर्षों से अगर वहां रह रहे हो तो उस क्षेत्र का मालिकाना हक उनको प्राप्त हो जाता है। तो ए और बी दोनों क्या है, सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के लिए हास्यकरण प्रायः संबंधित होता है? ठीक है, हास्यकरण यानी कि जब हम बात करते हैं हास्यकरण की, तो हास्यकरण से तात्पर्य क्या हो जाता है, ठीक, तो हास्यकरण की जब बात की जाती है तो याद रखिएगा कि किसी चीज की समाज में नुकसान वाली यानी कमी वाली क्या की जाती है, बात की जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा जवाब इसमें क्या होगा, सही होगा। तो समानता की बात करेगा क्या हास्यकरण, नहीं। गर्व की बात करेगा क्या, नहीं। किसकी बात करेगा, अभाव का और भेदभाव का। ये समाज के हास्यकरण से क्या है, संबंधित है। कौन सा, ए और बी वाला ऑप्शन, कोई दिखा तो ए वाला ऑप्शन ए और बी हो जाए। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून व शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका की क्या है, स्वतंत्रता है। और ये हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस भावना को हमने क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक। तो जिसकी वजह से वह, ठीक है, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी भय के शासन की क्या करती है, रक्षा करती है। क्योंकि हमारे यहाँ अनुच्छेद 51 में लिखा है कि कार्यपालिका, सॉरी, अनुच्छेद 50 में लिखा है कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका न तो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप देगी, ठीक है, और न ही जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी, लेकिन जब जरूरी हो तब हस्तक्षेप करती है। जैसे सक्रियतावाद और बहुत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे तो क्या कह लेते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद कह लेते हैं, ठीक है, अति सक्रियतावाद कह लेते हैं। लेकिन यहाँ बात की कह रहा है कि सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है और आपके भी अधिकारों को प्रदान करती है। तो जब मूल अधिकार आपको नहीं प्राप्त होंगे तो आप कहाँ जा सकते हो, अनुच्छेद 13 कहता है कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो भारत में न्यायपालिका को क्या मिली है, स्वतंत्रता मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ का क्या विकास करने के, सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो किसका विकास करने के लिए, लोकतंत्र का। लोकतंत्र किससे बनता है, जनता से बनती है, लोगों से बनता। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और एक अच्छा लोकतंत्र, जब जनता सजग होगी, बिना किसी आर्थिक लाभ, बिना किसी प्रलोभन के अपने वोट के अधिकारों का क्या करे, प्रयोग करे, तभी एक अच्छे लोग। अन्यथा आप देखते हैं कि 500 रुपया, ठीक है, या एक वोट है तो कुछ शराब की बोतलें, कुछ, ठीक है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं, कोई लाभ दे दिया जाता है, जिससे तत्कालिक समय में, ठीक है, इस लोकतंत्र का ह्रास हो रहा होता है, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रत्याशी चुन के आ जाते हैं जिन्हें राजनीति का सही ज्ञान ना हो, क्षेत्र की समस्याओं की समझ ना हो, लेकिन अपने पैसे और अपनी रसूख के बल पे राजनीति में आ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा है, ठीक है, हम इसके दोषी हैं, हम वो जनता है जो उन्हें वोट कर रहे हैं, ठीक। तो हमें जागृत होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। हम ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारी बात कर सके, जो हमारी चीजों को, हमारी समस्याओं को समझे। तो इसके लिए सजग जनता, एक अच्छा लोकतंत्र किससे बनेगा, सतर्क और सजग जनता से बनती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है क्या, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों का नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहला चीज यहां जाने कि जब धर्मनिरपेक्षता कही जाती है तो इस बात को समझिएगा कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। तो पहली बात की कि राज्य और धर्म, ठीक है, यानी कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है,
तो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि एक दूसरे के मामले में क्या करिए, हस्तक्षेप करिए या एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसका भी मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि संविधान में जो आदर्श हैं, जो लोकतंत्र है, जो ठीक है जाति पाति धर्म पंथ लिंग भेद इनको समाप्त करने का प्रयास, इनके आधार पर एक राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। यानी कि इसमें ठीक है, चूंकि ऑप्शन होना चाहिए था नीचे और भी, ठीक है 1 2 3 4, जिसमें सही जवाब होगा ए भी और डी भी, यानी ए भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, याद रखेंगे आवश्यकता पड़ने पर राज्य और करता भी है। ठीक है, आए दिन ऐसी सरकारें द्वारा आदेश दिया जाता है कि जब जो है धार्मिक मामले ठीक जिससे वैमनस्य फैले, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार जो है क्या करती है, उन पर नियंत्रण भी स्थापित करती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। पहली बात समझें कि खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले लोगों में से किसका नाम आता है, तो अली बंधुओं का नाम प्रमुख रूप से आता है। किसका, अली बंधु का नाम। ठीक, जिसमें एक अली बंधु कौन थे, अली बंधु, तो एक है शौकत अली, शौकत अली, और दूसरे कौन है, मोहम्मद अली। याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बस मोहम्मद अली जिनका नाम है। ठीक है, याद ये भी रखिए अली बंधुओं ने देखिए तुर्की के खलीफा को पद से हटाने के विरोध में भारत में 1918-19 के समय में शुरू किया था खिलाफत आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया और सक्रिय रूप से भाग लिया। और गांधी जी ने यह अपील भी किया कि हिंदुओं को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, जिससे कि जब जरूरत पड़ेगी तो मुस्लिम भी हिंदुओं के लिए क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसके संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, क्या इसके संदर्भ में क्या है, सही है, तो ये आपको बताना है। 1920 में अंग्रेजी ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, उनको पदस्थ कर दिया गया, सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे शौकत अली और मोहम्मद अली, और खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किया था किसने, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। यानी कि हम जब 4700 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो प्रारंभिक नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की बात करते हैं। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष यानी कि ईसा से 500 पहले, यानी हम महाजनपदों की बात करते हैं। तो दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, ए भी सही है और दूसरा भी सही है। ये ए लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो ए भी सही है और बी भी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्या जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। ठीक, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आरंभिक नगरों में हड़प्पा जैसे नगरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर जब ठीक है हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो महाजनपदों की बात कर रहे हैं, जिसमें आरंभिक नगरों के तौर पे जैसा कि हम जानते हैं प्रमुख नगरों में, तो एक नगर जिसका नाम आज भी आप जानते हैं बनारस, एक नगर जिसका नाम साकेत, ठीक है, एक नगर जिसका नाम पाटलिपुत्र, हालांकि थोड़ा बाद में आएगा लेकिन ठीक है पाटलिपुत्र। इसके अतिरिक्त एक नगर जिसका नाम क्या था, चंपा। ये प्रमुख नगर अलग अलग जगहों पे, श्रावस्ती ये नगर थे। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इंडिगो की खेती की बात कर रहा है, जिसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ जिसको आप चंपारण सत्याग्रह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते, क्योंकि अब यहां पर एक पद्धति नील की बात आई है तो याद रखिएगा तिनकटिया पद्धति का संबंध किससे है, तो इसी नील की खेती से है, जो कि विशेषतः बिहार वाले क्षेत्रों में, चंपारण वाले क्षेत्रों में होती, जिसमें प्रत्येक किसान को अपने 3/20 भाग पर क्या बोना पड़ता था, नील बोना पड़ता था। और इसका सीधा फायदा अंग्रेज बागान मालिकों को हुआ करता था। किसको हुआ करता था, अंग्रेज बागान मालिकों को हुआ करता था। तो इसमें देखिए जरा, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील का उत्पादन में निवेश करने लगे, सही है।
और इससे होने वाला जो लाभ को देखकर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग आए, ठीक है, और यहाँ आकर बागानों के क्या बन गए, मालिक बन गए। यानी आर भी क्या है, सही है। तो जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आर किसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो जवाब क्या हो गया, ए डी वाला ऑप्शन। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही नहीं है, सही है कह रहा है। पहले बुद्ध की बात करते हैं। तो याद है आपको कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कहां पर, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और कहां पे हुआ था ये भी आप जान रहे हैं, ईसा से 563 वर्ष पूर्व। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में, ठीक। किसका जन्म हुआ था, तो 563 बीसी में कहां पर जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और 80 वर्ष की आयु में जन्म की बात कर लिया गया। और मृत्यु आप जानते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कहानी महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था 483 बीसी में। कहां पर, कुशीनारा में। और कब, 483 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बुद्ध का निधन। यहाँ बुद्ध के दुख उपदेशों की बात कर रहा है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। अब आपको बताना है ए, बी और सी में से, ठीक है, ए, बी और सी में से कौन सा कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के क्या है, परिणाम है, बिल्कुल ठीक है। और ये कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से हैं। तो बुद्ध कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे कि बुद्ध कहते हैं, ठीक है, कि क्या दुख ही आर्य सत्य है। तो पहले में कहते हैं क्या, दुखम सबम, सर्वत्र दुख ही दुख है। अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, जरा भी दुख है, सब कुछ दुख ही दुख है। दुख सर्व सबम दुखम, दुख निरोध, दुख है तो दुख का कारण भी है, ठीक है। यानी कि लालसा, इच्छा, ये क्या है, तृष्णा जिसे कह रहे हैं, वो चाह जिसे कह रहे हैं। दुख निरोध, ठीक है, दुख समुदय, ठीक, दुख गामिनी प्रतिपदा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख ही दुख का निवारण मार्ग है। यानी दुख और कष्ट को वही लालसा और इच्छाओं की वजह से मानते हैं, और हमारे पिछले जन्मों की क्या है, परिणाम है। यानी ए और बी दोनों क्या है, सही है, ठीक है। जवाब क्या हो जाए, ए और बी, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। और जब बात की जाती है, ठीक, कि बुद्ध कभी जोर नहीं देते हैं, इस बात को समझिएगा। बुद्ध, बौद्ध धर्म क्यों महान हो गया, क्योंकि मध्यम मार्ग की बात करता है। कहता है कि खुशहाल जीवन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बुद्ध के उपदेशों को मानिए ही, अपनी व्यक्तिगत समझ का भी क्या करिए, प्रयोग करिए। इसीलिए बुद्ध महान है। जैन ने कठोरता लाई, ठीक है, जैन कठोर चीजों को मान रहे कि अहिंसा नहीं करना है तो नहीं ही करना है, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं ही बोलना। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्तिगत समझ का प्रयोग करिए। अगर ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलने से कुछ काम अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, तो बोल लीजिए, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए, ठीक है। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा कथन क्या है, सही है। तो आप इस बात को जानते हैं कि इसका विशेष लाभ भारतीय लोगों को नहीं मिला, लेकिन अधिकाधिक लोगों ने, ठीक है, बुनकरों ने, ठीक, कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा क्या कर लिया, अपना लिया, क्योंकि मांग बढ़ रही थी। तो सही है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी नहीं, जैसा डिजाइन मांगा जाता था, यानी जैसा वो कार्य करना चाहते थे, अंग्रेज करवाना चाहते थे, वैसा ही कार्य होगा। बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी भी नहीं हुआ, ठीक है, ठीक। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम कराने की नई प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो ए और डी कौन सा कथन सही है, ए वाला कथन, ए और डी क्या है, सही है। कौन सा जवाब सही है, ए और डी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलें आगे देखते हैं जरा।
भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई थी। तो आपको बताना है ये कथन किसका है, तो यह कथन एक महान क्रांतिकारी प्रारंभिक गरम दल के नेता जिनका नाम था अरविंदो घोष, जिन्हें हम श्री अरविंद के नाम से भी जानते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। कथन किसका है, श्री अरविंद जी का, अरविंदो घोष जी का है। ठीक है, अरविंदो घोष 1906 के स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। उसके बाद जब पहली बम फैक्ट्री बनी कहां पर, ठीक है, कि कलकत्ता में, अलीनगर में, उसका हिस्सा भी बने। और आगे चल के इनकी गिरफ्तारी हुई और इनके खिलाफ गवाह बनाया गया बिपिन चंद्र पॉल को। पॉल जी गवाही से मुकर गए तो अरविंदो जी तो छूट गए, पॉल जी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद अरविंदो घोष ने, ठीक है, ओरिविले आश्रम की स्थापना पौंडीचेरी में किया था। इन्होंने द लाइफ डिवाइन, सुपरमैन, सावित्री जैसी प्रमुख ग्रंथों की क्या किया था, रचना किसने, अरविंदो घोष जी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। हम ज्योतिबा फुले जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ठीक है, आपको बताना है इसमें से, ठीक है, कौन से कथन क्या है, ए सही है परंतु बी गलत है। अब आपको देख के बताना है कौन सा जवाब इसमें क्या है, सही है। ठीक, अब चूंकि दोनों एक ही लाइन में हो गया है, कैसे, यहां से ये ए है और यहां से क्या है, बी है। याद रखेंगे, यहां से ए था, यहां से क्या था, ए था। तो ए कह रहा है 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक, यानी कि 1850 के बाद की बात कर रहा है, गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत किया। इसी क्रम में मध्य भारत में कौन कर रहे हैं, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने किया, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए क्या किया, आंदोलन किया। ठीक है, तो व्याख्या नहीं पूछा, याद रखिए, यहां शब्द लिखा उदाहरण, तो इसी वजह से सही है। अगर कहता कि व्याख्या कर रहा है तो व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, इस चीज का उदाहरण कौन सा है, बी वाला है। तो ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का क्या है, सही उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, महिला की शिक्षा की बात की जा रही है। याद रखें, किसी भी समाज के, ठीक है, विकास का पैमाना क्या होता है, वहां की महिलाओं की स्थिति से लगाया जाता है। और जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, तब तक सही मायनों में समाज का विकास नहीं होगा। इसीलिए वैदिक काल को महान कहा गया और उत्तर वैदिक काल में जहां महिलाओं की शिक्षा पे रोक लग गया, उसी प्रकार इस्लाम में भी बहुत सारे, ठीक है, लोग जो बाद में आए, जिन्होंने अपने अनुसार इस्लाम को पुनर्व्याख्यात किया, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे रोक लगा दी, विशेषतः इस्लाम धर्म में। ठीक, परंतु एक महिला हुई जिनका नाम क्या था, मुमताज अली। इन्होंने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या किया और ये बताया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कौन है वो महिला, मुमताज अली। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यों, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहना चाहते थे। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट है। ठीक, क्योंकि जनजातीय लोग थे तो उनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, न ही उनका विशेष कोई साहित्य था। इसी वजह से, ठीक है, उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो कौन सा लग रहा है, ठीक है, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम ही जानकारी क्या है, उपलब्ध है। अगला, ईश्वर की रचना के रजिस्टर में चूंकि उसका खाता पुरुषों के कॉलम में नहीं आता था, तो उसने अपने सभी उत्कृष्ट गुणों से कैसे लाभ उठाया। अनुच्छेद दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान को संदर्भित करता है। उन्होंने अपने असाधारण गुणों और प्रत्यसत्तात्मक समाज में एक महिला के रूप में सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर जोर दिया। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि यहाँ देखिए, खैर नाम ही दे दिया है तो बात ही क्या किया जाए। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है, क्या उत्तर छिपा हुआ है तो आप खुद ही देख सकते हैं। किसका नाम कह रहा है, रजिया सुल्ताना का। यहाँ किसको नाम किया है, रजिया सुल्तान। याद रखें, 1336 से सल्तनत काल की जब बात करते हैं
तो 1236 से 1239 तक का समय किसका है? रजिया सुल्ताना का है। किसका है? तो भारतीय इतिहास की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जिनका नाम क्या था? रजिया सुल्ताना, जिनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो कि ठीक अपने पिता के द्वारा उत्तराधिकारी बनाई थी, जिनका नाम क्या था आप जानते हैं? इल्तुतमिश द्वारा उत्तराधिकारी बनाई गई थी, परंतु माता शाह तुर्काना के षड्यंत्रों के कारण उत्तराधिकारी नहीं बन पाई और रुकनुद्दीन फिरोज बन जाता है गद्दी पे। तब एक दिन जुमे की नमाज के समय लाल कपड़ा धारण कर दिल्ली के दरबार में, यानी कि दिल्ली की जनता के बीच में जाती और वहां से न्याय मांगती। तब जनता ने, ठीक है, रजिया को अगला शासक बना दिया और 3 साल 6 महीना 6 दिन शासन किया और अच्छा शासन कर भी रही थी। बस कमी क्या थी? एक महिला थी और तत्कालीन समाज का पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण इतने षड्यंत्र किए और अंततः, ठीक है, 1239 में, ठीक, जबकि उन्होंने विवाह कर लिया था किससे? ठीक है, तो आप जानते हैं अल्तुनिया से। और बठिंडा में जब हार मिली तो उसके बाद एक कैथल में एक पर्वतीय दर्रे की यानी पर्वत के पास आराम कर रही थी, तो कुछ डाकुओं ने उनकी क्या कर दी? हत्या कर दिया। तो यह संदर्भ किसके बारे में लिखा जा रहा है? रजिया सुल्ताना के बारे में लिखा जा रहा है। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में एक नागर शैली का विकास, यानी कि मंदिरों की शैलियों का विकास गुप्त काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इस बात को देखेंगे, गुप्त काल में हुआ, लेकिन उसके बाद अलग अलग क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। और जब इस्लाम भारत में आया, ठीक है, तो इस्लामी प्रभाव किस पे पड़ा? भारतीय शैलियों पर। और यहाँ उसी प्रकार से, ठीक है, मस्जिद और मदरसों का यानी कि गुम्बदों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो पहला कह रहा है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए सही लग रहा है। मध्य भाग आधारशिला को तो नीचे वाला भाग होता है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत का, ठीक है, पहली मस्जिद जो है, ठीक है, वैसे तो 7वीं सदी में हम बात करते हैं कि कोच्चि में बन चुका था, लेकिन जब बात करते हैं, ठीक है, कि पहला, ठीक है, पहला मकबरा जो है कब बना था? तो 1236 में, ठीक, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर, ठीक, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। और किस नाम से बनवाया था? तो सुल्तान गढ़ी के नाम से बनवाया था। ठीक है, भारतीय इतिहास का पहला मकबरा कहा जाता है इसे। पहला मस्जिद नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा। पहला मस्जिद तो 7वीं शताब्दी में ही 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बन गया था, केरल में बन गया था। लेकिन जब बात की जा रही है, ठीक है, तो पहले मकबरा नासिरुद्दीन, ठीक, महमूद का, जो कि इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था। इल्तुतमिश ने 1236 से बनवाया था सुल्तानगढ़ी में। ठीक है, इसका जवाब क्या? केवल ए सही है। अगला, कौन से पुरापाषाण स्थलों में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? कौन से पत्थर से औजार की बात कर रहा है? चूना पत्थर से बने औजार की बात कर रहा है। तो चूना पत्थर के औजार अधिकांशतः दक्षिण भारत से मिले। तो आप जरा देखा जाए, इसमें कोल्डिहवा तो प्रयागराज के पास पड़ता है, और कौन सी नदी घाटी में? बेलन नदी घाटी में। कोल्डिहवा से क्या मिला है सर? तो कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, इनाम गांव की बात करते हैं तो ये तत्कालीन यानी वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहां से हमको नगरीकरण का साक्ष्य मिला है ताम्रपाषाण काल में। ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हुसंगी भी दक्षिण भारत का हिस्सा है। ठीक, तो इन दो जवाबों को अगर देखें तो हमें पता है कि हुसंगी जो क्षेत्र है, यहाँ चूना पत्थर के बने क्या मिले थे? औजार मिले थे। कहां से? हुसंगी से जो है, ठीक है, चूना पत्थर के क्या मिले थे? औजार प्राप्त हुए थे। ठीक है, बाकी आप जानते हो, ठीक है, अस्थि के औजार सबसे ज्यादा कहां से मिले थे? चिरांद से मिले थे। कहां से? चिरांद एक जगह है। इसके अलावा मिच्छातल चिंतानुगामी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां से भी मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? कह रहा है, आखिर तो संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। बिल्कुल, जो भी आप प्राप्त करेंगे उसमें कुछ राजा को देंगे। व्यापार में खरीदी और बेची अन्य वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी ठीक है। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा, तो कितना भी तो कोई क्रूर नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि 1/2 कर भारत में, ठीक, लगाने वाले प्रमुख शासकों में से एक शासक जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने लगाया था कितना? 1/2 कर। ठीक है, आधा हिस्सा तो नहीं होता था, तो आप जानते हैं 1/6 लगता था। ठीक है, चरवाहों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। बिल्कुल देना पड़ता था। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन सा है? सी वाला ऑप्शन गलत है। आगे बढ़े। राष्ट्रीय आंदोलनों के मध्यमार्गी नेताओं
को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब तक नहीं करते जब तक भारतीयों की न्यायसंगत मांगों की बात आती है, ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया कि निवेदन की राजनीति विफल रही, ठीक है, ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। अब आपको बताना है कौन सा जवाब इसमें क्या है सही है, ए बी सी डी में से, ठीक। तो मध्य मार्गी नेताओं की बात की जा रही है, तो उन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत क्या किया, निर्माण किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। ये बताते हैं कौन सी थ्योरी, ड्रेन थ्योरी देते हैं, अपोहन सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आरसी दत्त का नाम आता है। इन लोगों ने आर्थिक तबाही यानी कि लोगों को यह बताया, ठीक है, यह स्पष्ट किया किस प्रकार ये अंग्रेज भारतीय संसाधन को लूटे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में उद्योगों को और विशेष बल दिया गया। आसान सा है तो गलत तो लग ही रहा होगा, ठीक है, क्यों लग रहा होगा गलत, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ठीक 56 से 51 का समय है। पहली पंचवर्षीय योजना की जब बात की जाती है, पहली पंचवर्षीय, ठीक, तो यह समय है कब से, 1951 से 1956 तक का समय, ठीक है। तो दूसरी का समय कब हो जाएगा, 1956 से 1961 तक का समय हो जाएगा। और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया और ऊपर वाले में यानी पहली में जो है कृषि पर बल दिया गया था। पहली योजना में किस पर, कृषि पर, और दूसरे में भारी उद्योग पर। तो पहला भी कथन गलत, दूसरा भी गलत, यानी 1 और 2 दोनों क्या हैं, गलत हैं। अगला सवाल, 26 दिसंबर के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। इस सुनामी के आने का कारण क्या था, ठीक है। नेपाल में आया भूकंप, कोरल सागर में आया भूकंप, इंडोनेशिया में आया भूकंप, ठीक है, या जापान में आया भूकंप। आपको बताना है कौन सा। तो आप जानते हैं कि इसका प्रभाव हिंद महासागर वाले क्षेत्र से था, तो जापान होगा नहीं, नेपाल है नहीं, कोरल है नहीं, इंडोनेशिया में आए भूकंप ने, ठीक है, एक भयंकर सुनामी लाया जिसका 13 देशों का, भारत समेत 13 देशों का क्या हुआ, व्यापक नुकसान हुआ। इस वर्ष 2004 की एक घटना है। चलिए, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन करिए, ठीक है। तो पहला का और दूसरा का दोनों का कारण आपको एक साथ ही चयन करना है, ठीक है। कौन से नंबर में, 146 नंबर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पे बादल ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा, तो बादल ज्यादा तो वर्षा भी ज्यादा। तो हमें पता है, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, ठीक है, वाष्पीकरण ज्यादा तो बारिश ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन, यानी तापमान ज्यादा होगा और वर्षा ज्यादा होगी। तो भारी वर्षा और उच्च तापमान किसके लिए, ठीक है, सदाबहार वृक्ष के लिए, भूमध्य रेखीय, ठीक, क्यों उगते हैं, इसका प्रमुख कारण हो जाए। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में है, गलत है। जैसा कि हम जानते हैं 23.5 उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक, ये तो सही है। आगे देखते हैं, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23 गलत है, मकर रेखा हो जाता है। कर्क रेखा दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा, केवल बी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। आगे बढ़िए। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली खींची गई बीच वाली रेखा को 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं। कोई जवाब दिख रहा है, विषुवत रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी पे तो खींच नहीं पाएंगे, तो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। तो किस पे खींचे जाएंगे, ग्लोब और ग्लोब पर। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका है तो ग्लोब भी झुका रहेगा। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही है। यह अंडाकार आकृति में है, ठीक है, ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, ए बी सी, ठीक है। कौन सा कथन सही है, ए बी और सी, कौन सा कथन सही है, ए बी और सी क्या है आपका सही है, ठीक है। तो जवाब क्या हो गया, ए बी और सी जवाब सही हो गया। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन करिए, ठीक।
उच्च वायु दाब नहीं, निम्न वायु दाब नहीं, आंधी वाली परिस्थितियां नहीं, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, क्योंकि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 13 किलोमीटर औसत जो होता है उससे ऊपर कहां तक, 50 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल। और इसी में होता है ओजोन मंडल भी होता है, इसी में उड़ती हैं क्या, विमान उड़ते हैं। तो जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 होता है पूरा। इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे, आपका तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप पेपर में जब सीटेट का देने जाओगे आपको खुद ही लगेगा कि जो आपने मुझसे सुना है, जो आपने देखा है, जो आपने पढ़ा है, वही पेपर में आ रहा है। ठीक है, अधिकांश सवाल आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, ईवीएस का भी और साथ ही साथ एसएसटी का भी दोनों पूरा कराऊंगा आपके पेपर से पहले, इसकी संपूर्ण तैयारी। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए। मैं मनीष सिंह उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल से आपके साथ जुड़ा था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है आपको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।